इस एपिसोड को शुरू करने से पहले लेखक स्टीफन आर कोवी के द्वारा पूछे गए 2 प्रश्नों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला प्रश्न, आप वो कौन सा काम कर सकते हैं जो आप इस समय नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसे अगर आप नियमित रूप से करें तो वो आपके व्यक्तिगत जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और दूसरा प्रश्न, आपके बिजनेस या व्यावसायिक जीवन में कौन सा एक काम इस तरह के सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। पूछे गए प्रश्नों से लेखक की मंशा लोगों को आत्ममंथन कराने की थी। इन प्रश्नों के उत्तर का आत्ममंथन करते हुए आप तीसरी आदत को समझने के पहले चरण में आ जाएंगे। इन्हीं प्रश्नों से तीसरी आदत की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तीसरी आदत यानी पहली चीजें पहले रखें, यानी पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और इसको विस्तार पूर्वक समझने से पहले हमें व्यक्तिगत मैनेजमेंट के सिद्धांत को जानना होगा। नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। तीसरी आदत पहली तथा दूसरी आदतों का व्यक्तिगत फल और व्यवहारिक परिणाम है। पहली आदत कहती है कि आप रचयिता हैं। आसपास होने वाली घटनाओं के लिए आप जिम्मेदार हैं। अपने आसपास होने वाली परिस्थितियों का निर्माण आप स्वयं करते हैं। और ये आदत आपके कल्पना, विवेक, आत्मनिर्भर इच्छा और खासकर आत्म जागरूकता की 4 अनोखी मानवीय प्रतिभाओं पर आधारित है। पहली आदत आपको ये कहने की शक्ति देती है कि मेरे बचपन या सामाजिक दर्पण से मुझे जो प्रोग्राम मिले हैं वो दोषपूर्ण हैं। मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मैं इसको बदल सकता हूं। दूसरी आदत मानसिक रचना से है। ये कल्पना पर आधारित होती है, यानी काल्पनिक तस्वीर देखने की योग्यता, संभावना देखने की क्षमता और अपने मस्तिष्क में उस कल्पना को रचने की क्षमता, जिसे हम वर्तमान में अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अर्थात अंत को ध्यान में रखकर चीजें करना। क्योंकि अंत के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता, तो हम महज इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। वहीं तीसरी आदत निर्भर करती है भौतिक रचना पर। याद है पिछले भाग में हमने घर बनाने का उदाहरण दिया था, जहां पर हम घर बनाने की कल्पना करते हैं और फिर घर बनाने के लक्ष्य को दिन प्रतिदिन पूरा करते रहते हैं। उस समय हमारी पूरी प्राथमिकता घर बनाने की होती है। तीसरी आदत आपको सिद्धांत केंद्रित बनने के लिए प्रेरित करती है और उन चीजों को पहले प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हैं। पहली और दूसरी आदतें तीसरी आदत के लिए पूरी तरह अनिवार्य हैं। इन दोनों आदतों के बिना तीसरी आदत के कोई मायने नहीं है। आप अपने प्रोएक्टिव स्वभाव को पहचाने बिना और इसे विकसित किए बिना सिद्धांत केंद्रित नहीं बन सकते हैं। और आप तब तक सिद्धांत केंद्रित नहीं बन सकते हैं जब तक कि आप अपने पैराडाइम्स के प्रति जागरूक ना हो और जब तक ये ना जान लें कि आप अपने पैराडाइम्स को किस तरह से बदल सकते हैं और उन पैराडाइम्स और अपने सिद्धांतों के बीच तालमेल कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास ये आधार या नींव है तो आप तीसरी आदत को अपनाकर, यानी प्रभावकारी व्यक्तिगत मैनेजमेंट का अभ्यास करके हर दिन हर पल सिद्धांत केंद्रित बन सकते हैं। याद रखें, मैनेजमेंट लीडरशिप से बिल्कुल अलग है लीडरशिप। ये एक कला है, ये जीवन दर्शन पर आधारित होती है। लीडरशिप में आपको मुद्दों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैनेजमेंट में आपको मुद्दे व्यवस्थित करने होते हैं। इसीलिए मैनेजर और लीडर में अंतर होता है। जो व्यक्ति सभी मुद्दों को व्यवस्थित करके उनका सामना करे, असल में वही सफल लीडर कहलाता है। व्यक्तिगत मैनेजमेंट के सिद्धांत के अंतर्गत आती है आत्मनिर्भर इच्छा की शक्ति। आत्म जागरूकता, कल्पना और विवेक के अलावा आत्मनिर्भर इच्छा वो चौथी मानवीय प्रतिभा है जो प्रभावकारी आत्म प्रबंधन को सचमुच संभव बनाती है। आत्मनिर्भरता अच्छा निर्णय लेने और विकल्प चुनने तथा उनके अनुरूप कार्य करने की योग्यता है। ये खुद पर कार्य करवाने की बजाय कार्य करने की क्षमता है। ये प्रोएक्टिव तरीके से उस प्रोग्राम पर कार्य करने की क्षमता है जिसे हमने अन्य 3 प्रतिभाओं की मदद से तैयार किया है। मानवीय इच्छा बहुत अद्भुत चीज है। ये अविश्वसनीय बाधाओं को परास्त करके बार बार विजयी हुई है। इस दुनिया में कई ऐसी हस्तियां हुई हैं जिन्होंने आत्मनिर्भरता की शक्ति और महत्व का अद्भुत प्रमाण दिया है। परंतु जब हम प्रभावकारी आत्म प्रबंधन के संदर्भ में इस प्रतिभा को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि आमतौर पर स्थायी सफलता उस प्रयास से नहीं मिलती जो लोगों को दिखे,
जिसे जीवन में एक बार या बिना किसी सहायता के किया जाए, बल्कि उन निर्णयों से मिलती है जिन्हें हम हर रोज लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हम अपना वजन कम करना चाहते हैं तो हमें हर दिन व्यायाम करने का निर्णय लेना होगा। प्रभावकारी मैनेजमेंट का अर्थ ही है पहली चीजों को पहले रखना, यानी पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और लीडरशिप ये तय करती है कि वो पहली चीजें क्या हैं। वही मैनेजमेंट उन्हें हर दिन हर पल पहले स्थान पर रखता है। मैनेजमेंट का अर्थ अनुशासन और निर्णय पर अमल करने से है। अगर आप अपने प्रभावकारी मैनेजर हैं तो आपका अनुशासन भीतर से ही आता है। ये आपकी आत्मनिर्भर इच्छा का परिणाम है। आप अपने गहन जीवन मूल्यों और उनके स्रोत के शिष्य और समर्थक बन जाते हैं, और आप में इतनी इच्छा तथा अखंडता होती है कि आप अपनी भावनाओं और मनस्थिति को उन जीवन मूल्यों के अधीन रखते हैं, यानी आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। सफल व्यक्तियों में पहली चीजें पहले रखने की आदत होती है, जिन्हें करना असफल व्यक्ति पसंद नहीं करते। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सफल व्यक्ति भी इस आदत को पसंद करें, लेकिन उनकी नापसंदगी उनके लक्ष्य की शक्ति के अधीन रहती है। सफल व्यक्तियों के लिए लक्ष्य प्राप्त करना सर्वोत्तम प्राथमिकता होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पसंद नापसंद उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अपनी नापसंद को अधीन रखने के लिए एक लक्ष्य, एक मिशन और दूसरी आदत के जीवन मूल्य तथा दिशा के स्पष्ट एहसास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मन के भीतर एक प्रबल हां की आवश्यकता होती है, जो बाकी सभी चीजों को नहीं कहना संभव बनाती है। इसके लिए आत्मनिर्भर इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होती है। जब आप किसी कार्य को नहीं करना चाहते हैं तो उस कार्य को करने के बजाय अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप कार्य करने को चुनते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में उन चीजों या स्थान को वरीयता देनी होगी जो हमारे जीवन के मुख्य लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरी आदत में हम जीवन तथा टाइम मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े कई सवालों पर विचार करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ चिंतन का सार एक वाक्य में समाहित है, यानी अपने कर्मों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करें और उन पर अमल करें। ये वाक्य टाइम मैनेजमेंट अवधारणा की 3 पीढ़ियों के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। नमस्कार दोस्तों, और हम चर्चा कर रहे हैं स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। मानवीय प्रयास से कई अन्य क्षेत्रों की तरह व्यक्तिगत मैनेजमेंट में भी एक पैटर्न विकसित हुआ है, जिसको अमेरिकी लेखक एल्विन टॉफलर ने लहर यानी वेव्स की संज्ञा दी। ये पैटर्न एक के बाद एक आते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है। उदाहरण के लिए समाज के विकास में पहले कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, और उसके बाद सूचना क्रांति का आगमन हुआ यानी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। हर क्रांति ने सामाजिक तथा व्यक्तिगत प्रगति की लहर को बनाया। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी हर पीढ़ी हमें अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए आगे बढ़ाती है। नोट और चेकलिस्ट पहली लहर या वेव या कह लें पहली पीढ़ी के सूचक थे। दूसरी पीढ़ी को कैलेंडर तथा अपॉइंटमेंट बुक से पहचाना जा सकता है। तीसरी पीढ़ी वर्तमान टाइम मैनेजमेंट क्षेत्र को दर्शाती है। ये पुरानी पीढ़ियों के विचारों में प्राथमिकता का महत्वपूर्ण विचार जोड़ती है, यानी इसमें जीवन मूल स्पष्ट किए जाते हैं और उनके आधार पर कामों के महत्व की तुलना की जाती है। इसके अलावा तीसरी पीढ़ी वर्तमान टाइम मैनेजमेंट क्षेत्र को दर्शाती है। ये पुरानी पीढ़ियों के विचारों में प्राथमिकता का महत्वपूर्ण विचार जोड़ती है, यानी इसमें जीवन मूल स्पष्ट किए जाते हैं और उनके आधार पर कामों के महत्व की तुलना की जाती है। इसके अलावा ये पीढ़ी लक्ष्य निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। छोटे लक्ष्य, बड़े लक्ष्य और बहुत बड़े लक्ष्य। ये पीढ़ी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपना समय और ऊर्जा लगाने पर जोर देती है और उन लक्ष्यों को पाने के लिए इनके पास एक स्पष्ट और विशिष्ट योजना होती है। हालांकि तीसरी पीढ़ी का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पीढ़ी में लोगों को यह एहसास होने लगा है कि समय निर्धारण और समय का नियंत्रण अक्सर उल्टा परिणाम देता है। परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों ने टाइम मैनेजमेंट कार्यक्रमों और योजनाओं से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि उनकी वजह से वो बहुत पूर्व नियोजित और खुद को बंधा हुआ महसूस करने लगे थे। वो मूल्यहीन वस्तुओं के साथ साथ मूल्यवान वस्तुओं को भी छोड़ते जा रहे थे और फिर से पहली या दूसरी पीढ़ी की तकनीकों की ओर लौटते जा रहे थे।
परंतु अब एक चौथी पीढ़ी का उदय हो रहा है। इसकी प्रकृति बिल्कुल ही अलग है। ये मानती है कि दरअसल टाइम मैनेजमेंट वाक्यांश ही गलत है। ये पीढ़ी मानती है कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा चुनौतीपूर्ण खुद का प्रबंधन करना है और संतुष्टि किसी चीज को चाहने और उसे हासिल करने में भी है। चौथी पीढ़ी ने चीजों को दो अलग मायने दे रखे हैं, अति आवश्यक और महत्वपूर्ण। अति आवश्यक का अर्थ है कि काम को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, अभी के अभी करो वाला काम है ये। अति आवश्यक चीजें हमसे तत्काल काम करवाती हैं। फोन की बजती घंटी अति आवश्यक है। अधिकांश लोग इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि फोन की घंटी बजती रहने दी जाए। आप अच्छी तरह तैयार होकर किसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए किसी के ऑफिस में गए हों। मान लीजिए जब आप वहां बैठे हों तभी फोन की घंटी बजने लगे, तो आमतौर पर आप उस व्यक्तिगत चर्चा से विराम लेकर अपने मोबाइल फोन को पहला स्थान देंगे। अति आवश्यक मामले आमतौर पर साफ नजर आते हैं। वो हम पर दबाव डालते हैं, हम पर काम करवाने पर जोर देते हैं और हम अति आवश्यक मामलों पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरी ओर महत्वपूर्ण का संबंध परिणामों से है। इसी के संदर्भ में लेखक स्टीवन आर कोफी अपनी पत्नी सैंड्रा के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं, कुछ समय पहले मेरी पत्नी सैंड्रा को एक सामुदायिक समिति की अध्यक्षा के रूप में काम करने का आमंत्रण मिला। सैंड्रा के पास पहले से ही बहुत से महत्वपूर्ण काम थे, इसीलिए वो इस नए काम को नहीं करना चाहती थी। बहरहाल सैंड्रा ने इसे करने का दबाव महसूस किया और अंततः सहमत हो गई। फिर सैंड्रा ने अपनी एक प्रिय सहेली को फोन करके पूछा कि क्या वो भी इस समिति में काम करेंगी। सहेली ने काफी देर तक उनकी बात सुनने के बाद कहा, सैंड्रा, ये बहुत बढ़िया और सचमुच प्रशंसनीय काम लग रहा है। मैं सच में तुम्हारी आभारी हूँ कि तुमने मुझे इससे जुड़ने का आमंत्रण दिया। तुम्हारे इस आमंत्रण से मैंने खुद को गौरवान्वित महसूस किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं इसमें भाग नहीं ले पाऊंगी। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं आपके इस आमंत्रण के लिए सदैव आभारी रहूंगी। सैंड्रा हर तरह की प्रतिक्रिया के लिए तैयार थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर सैंड्रा मेरी तरफ मुड़ी और आह भरते हुए बोली, काश मैंने भी ऐसा ही कहा होता। इस घटना से लेखक स्टीफन आर कोवी ये सुझाव नहीं दे रहे हैं कि आपको महत्वपूर्ण सेवा कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण काम है, लेकिन आपको ये फैसला करना होगा कि आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है। साथ ही आप में बाकी सभी चीजों को अच्छी तरीके से मुस्कुराते हुए बिना क्षमा मांगे नहीं कहने का साहस होना चाहिए। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके भीतर इससे बड़ा एक हाँ आपको प्रेरित करता है। ध्यान रहे, अच्छा अक्सर सर्वश्रेष्ठ का शत्रु होता है। अगर आप अपने जीवन की स्पष्ट और अति आवश्यक चीजों के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो आपको हमेशा किसी न किसी चीज को नहीं कहना पड़ेगा। हम हर दिन चीजों को हाँ या नहीं कहते हैं। आमतौर पर हम ऐसा दिन में कई बार करते हैं। सही सिद्धांतों का केंद्र और हमारे व्यक्तिगत मिशन पर फोकस हमें बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि हम ये निर्णय प्रभावकारी तरीके से ले सकें। अधिकांश लोग कहते हैं कि उनका प्रमुख दोष अनुशासन की कमी है, लेकिन अधिक गहराई से विचार करने पर यह मालूम होता है कि ये सही नहीं है। दरअसल मूल समस्या यह है कि उनकी प्राथमिकताएं उनके दिलो दिमाग में गहराई से नहीं बोई गई हैं। तो कुल मिलाकर कहने का सार यही है कि हमें सही समय पर सही स्थान पर नहीं का चुनाव आना चाहिए। अपनी सही प्राथमिकता को चुनें। सही समय पर कहा गया ना हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए अत्यावश्यक चीजों के लिए हां बनता है, और यही अति प्रभावकारी व्यक्ति की तीसरी आदत है, यानी पहली चीजें पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का हिस्सा है ये। तो दोस्तों, इस भाग में सिर्फ इतना ही। अगले भाग में हम बात करेंगे उस चौथी आदत की जिसको अपनाकर आप एक प्रभावकारी व्यक्तित्व बन सकते हैं। अच्छा, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा।